गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक भरपूर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे जो भी आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अहम है, वैसे सारे प्रश्नों को आपके लिए लाया हूं। तो आप सभी प्लीज इसे देखें और देखने के साथ साथ प्लीज क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। तो दोनों करते रहें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं ताकि आप परीक्षा में बैठे तो क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्वेश्चन को बनाने के लिए आप मजबूर हो जाएं और आप अंततः जबरदस्त सफलता हासिल करें। तो आप जो है वो मेहनत करें। और इसी के साथ आइए देखते हैं आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसके अलावा आपको पता है कि विरासत सियासत से तय नहीं होती है, विरासत सियासत से तय नहीं होती है, मंजिल आपकी उड़ान तय करेंगे। तो आप उड़िए और उड़कर अपने मंजिल को हासिल करिए। और इसी के साथ देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मौद्रिक समीक्षा। आरबीआई ने 2022-23 का अपना पहला मौद्रिक समीक्षा जारी किया। आपको पहले भी मौद्रिक समीक्षा से जो है हम रूबरू करा चुके होंगे, लेकिन 2022-23 वित्तीय वर्ष का पहला मौद्रिक समीक्षा आरबीआई के द्वारा पेश किया गया है, ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार 11वीं बार किसी भी क्षेत्र में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये पता होगा कि आरबीआई के मौद्रिक समीक्षा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक समीक्षा के अध्यक्ष होते हैं। हर 2 माह पर मौद्रिक समीक्षा आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 6 बार मौद्रिक समीक्षा होती है ताकि बाजार में तरलता को मापा जा सके। इसलिए हर 2 माह पर आपका आरबीआई के गवर्नर के द्वारा मौद्रिक समीक्षा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कह रहा है 2022-23 का फर्स्ट मौद्रिक समीक्षा अध्यक्ष कौन होंगे। तो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वही अध्यक्ष होंगे, यानी कि शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर है। आपको पता होगा कि आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना है। कह रहा है कि लगातार 11वीं बार कोई बदलाव यहाँ देखने के लिए नहीं मिला है। समझिए कि अभी जो है वो लास्ट बार 20 मई 2020 के बाद कोई बदलाव जो है वो मौद्रिक समीक्षा के तहत नहीं किया गया। इसके अलावा अगर जीडीपी देखा गया तो 2022-23 के लिए 7.8 फिक्स किया गया था, लेकिन घटाकर इसे 7.2 कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। कोविड का प्रभाव है, रूस यूक्रेन का प्रभाव है। देख रहे हैं कि एशिया के कई देशों में जो है वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, वहां के बैंक की स्थिति बहुत जर्जर है। फिर भी हमारा भारत महान है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था महान है और अपना पैर पे जो है अडिंग है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो नया भारत है और आज सभी विश्व चकित है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं हिलाया जा सकता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम देखते हैं। सबसे पहले रेपो रेट इससे पहले भी हम बताए थे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने इकोनॉमिक्स के ऑफलाइन बैच में भी इसे बताया था, आप लोग जो है वो जरूर पढ़े होंगे। तो कह रहा है ये रेपो रेट 4% पे फिक्स किया गया है, ध्यान रखेंगे 4% पे। और रेपो रेट होता है कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को जो ऋण अल्पकाल के लिए दिया जाता है वही रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई के द्वारा बैंकों को अल्पकाल के लिए जो ऋण दिया जाता है उसी को रेपो रेट कहेंगे, ध्यान रखेंगे। और रेपो रेट और एक होता है बैंक रेट। तो बैंक रेट होता है कि आरबीआई के द्वारा दीर्घकालीन ऋण जब बैंकों को दिया जाता है उसी को बैंक रेट कहा जाता है, जो कि 4.25 है। और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण होता है। अगला कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो 3.35% पे फिक्स किया गया रिवर्स रेपो रेट को। और रिवर्स रेपो रेट होता है कि बैंकों के पास जब अतिरिक्त राशि होती है, ध्यान रखेंगे, बैंकों के पास जब अतिरिक्त राशि होंगे तो वो राशि को
आरबीआई के पास रखते हैं वही आपका कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, जो जिस दर पे उन्हें टैक्स देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट यानी कि आरबीआई के द्वारा अल्पकालीन ऋण बैंकों को दिया जाता है, दीर्घकालीन ऋण बैंक रेट, और रिवर्स रेपो रेट यानी कि अतिरिक्त धन आरबीआई के पास बैंक रखते हैं वही रिवर्स रेपो रेट होता है। सीआरआर, जो भी व्यवसायिक बैंक होते हैं वो अपना एक जो है वो कुछ राशि आरबीआई के पास रखते हैं और वो रखना जरूरी होता है, वही कहलाता है सीआरआर। और एसएलआर जो होता है वो बैंकों को अपने पास एक निश्चित राशि अपने पास रखना पड़ता है, वही एसएलआर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है आरआर 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, बैंक रेट 4.25, सीआरआर 4% और एसएलआर 18% फिक्स किया गया है। जीडीपी 7.2%, 7.8 से घटाकर इसे 7.2% किया गया। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन या शाही कमीशन के तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1927 ईस्वी में यंग हिल्टन कमीशन का हुआ था और 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप ध्यान रखेंगे अभी भारत के अंदर अगर जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या देखा जाए तो कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला जो है वो जो भी महत्वपूर्ण था उसको हम लोग देख लिए, तो आप इतना प्रश्न ध्यान रखेंगे क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं इसके लिए आपको काफी मदद करेंगे ये सारे प्रश्न। अगला है कि आईपीएल में रिटायर्ड आउट, बहुत नया वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड आउट होने वाले फर्स्ट खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है ये पहला खिलाड़ी बने आईपीएल में। होता क्या है कि अचानक जो है क्या किए कि जो है वो आए थे खेलने, बैटिंग करने, और अचानक जो है बिना एम्पायर को बताए ही तुरंत पवेलियन की ओर लौट गए थे। और होता है कि कोई भी अगर बैटिंग करता है कोई भी बल्लेबाज तो उस समय अगर उसे जाना है, रिटायर्ड हर्ट होना है, तो उसे जो वहाँ के एम्पायर होते हैं उन्हें बताना होता है, या फिर जो बॉलर के कोच, बॉलर के जो ये बोलते हैं कप्तान, उनको बताना होता है। लेकिन ये बिना कुछ बताए जो है डायरेक्ट पवेलियन गए हैं, इसी को कहा जाता है रिटायर्ड आउट और चर्चा में आया है। तो ध्यान रखिएगा कि आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहला खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रविचंद्रन अश्विन। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश, काफी उथल पुथल के बीच इमरान खान आखिर चले गए और उनके जगह पे एक नया प्रधानमंत्री आए हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ, ध्यान रखना है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और ये नवाज शरीफ के भाई हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो है कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जब इमरान खान से पहले नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उनपे जो है देखे कि बहुत सारा क्लेम लगा और उन्हें देश आने से रोका गया। और समझिए कि आज इनके भाई जो है बदला लिए और फिर से जो है इनके भाई प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ का, और अंततः नवाज शरीफ फिर भारत ये पाकिस्तान रिटर्न करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये अगर बात करते हैं शहबाज शरीफ के, तो ये पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत है उसके 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री ये बने हैं कौन, शहबाज शरीफ। काफी चर्चा में कार्बे टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, तो ये तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी चर्चा में इसलिए आया है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मानव जो इंसान है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और जानवर करीब आ रहे हैं। यही इसीलिए हम ये क्वेश्चन को दिया हूँ कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर सीखना चाहिए कि हम लोग जो है एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं और जो जानवर थे वो जुटते जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि कार्बे टाइगर रिजर्व में देखा गया एक जगह 3 बाघ और 1 बाघिन को, इसलिए चर्चा में आया क्योंकि बाघ का अपना अपना एरिया होता है और वह बाघ दूसरे के एरिया में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो है वो आपका कार्बे टाइगर रिजर्व में की एक जगह है, इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि बाघ का क्षेत्र का निर्धारण रहता है और वो दूसरे के क्षेत्र को पहचानते हैं मूत्र के गंध के आधार पर। जैसे ही उन्हें गंध मिलता है तो वो दूसरे के क्षेत्र में जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो दोनों जो है एक जंगल के 2 शेर नहीं हो सकते हैं, वही हाल है। तो करीब देखा गया, इसलिए चर्चा में आ गया कि समझिए कि आज इंसान अलग हट रहे हैं और जानवर करीब आ रहे हैं। ये प्रकृति ने आपको एग्जाम्पल के
तौर पे बताया है कि आप इससे सीखें, ठीक है। तो ये आपका चर्चा में है। तो मूत्रों के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, या फिर जो वृक्ष वगैरह है उस पर नाखून वगैरह लग जाता है, उसी से जो है वो अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है या फिर जो है वो मेरा क्षेत्र नहीं है, इसी के आधार पर तय होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर होगा, वेस्ट इंडीज के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी जो है वो अमेरिका की बात करें तो ये क्रिकेट में शामिल नहीं है, लेकिन यहीं पे आपका T20 वर्ल्ड कप 2022 होगा। जबकि पिछला हम लोग देखें T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और यूएई में उसका आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार यूएसए एवं वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि यूपीएससी के हेड कौन बने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड कौन बने हैं। तो इसका मनोज सोनी बने हैं, ध्यान रखिएगा। मनोज सोनी यूपीएससी के हेड बने, यूपीएससी के हेड मनोज सोनी बने। आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि यूपीएससी के जो हेड बने हैं मनोज सोनी, ये इंटर के एग्जाम में फेल कर गए थे, पहली बार इंटर के एग्जाम में फेल किए थे। और समझिए कि आज भारत की सबसे बड़ा एग्जाम लेने वाली एजेंसी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके हेड बने। अब समझिए कि जो झुकता है वो उठता है, और आप लोग जो है वो बने हुए हैं कि पुष्पा झुकता नहीं है, उस पर चल रहे हैं। और देखिए कि ये झुके थे, इंटर में फेल कर गए थे बेचारे, और आज समझिए कि मनोज सोनी यूपीएससी के जो है हेड बने हुए हैं। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका देखते हैं कि एग्जाम लेने वाली संस्था है, भारत की सबसे बड़ा एग्जाम लेने वाली एजेंसी जो है यूपीएससी ही है। इसके तहत देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह का एग्जाम होती है। तो ध्यान रखना है, यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन के सिफारिश पर किया गया था, ली कमीशन के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। भाग 14 है, और कार्यकाल अगर देखें यूपीएससी के अध्यक्ष का तो 6 या 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो पहले पूर जाए उसी के आधार पर ये रिटायर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये उत्तराखंड, आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के डेयरी विभाग के द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न पे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022, इसकी शुरुआत 2021 में जनवरी से हुआ था, और अभी मार्च के लिए घोषणा हुआ है। हालांकि पिछले जनवरी और फरवरी का भी मैंने जो है वो वीडियो में करवा दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 लोगों को दिया गया। पैट कमिंस जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये हैं, और बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, और क्रेग ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज। और ये तीनों देश के ये कप्तान है, ध्यान रखिएगा, तीनों कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान, और वेस्ट इंडीज के क्रेग ब्रेथवेट हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हर महीने जो है वो आपका प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं आईसीसी का, तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था, और इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार काफी चर्चा में। अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि लता मंगेशकर का निधन हुआ था, और इसी के लेकर जो है लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू हुआ है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता का नाम था, और इन्हीं के नाम पर जो है वो 24 अप्रैल को दीनानाथ की 80वीं पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार की शुरुआत किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, दीनानाथ लता मंगेशकर के पिता थे, और इन्हीं के 80वीं पुण्यतिथि यानी कि कब मनाया जाएगा, 24 अप्रैल को, और इसी दिन जो है वो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला लता मंगेशकर जो है, तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार संगीत के लिए राहुल देशपांडे को, और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष की अगर हम बात करते हैं तो आशा पारेख
और जैकी श्रॉफ को दिया जाएगा। ये पहला संस्करण है। तो ये काफी भी ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगला है कि हेलिना का सफल परीक्षण किया है। हेलिना का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ के द्वारा ये इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की बात अगर करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था और इसके वर्तमान हेड सतीश रेड्डी हैं और इन्हें 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कह रहा है कि हेलिना क्या है? तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और ये पोखरण रेंज से इसका परीक्षण किया गया जिसका रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ठीक है, जैसे आप जो है वो पढ़ते हैं तो टफ क्वेश्चन खोज खोज कर जो है उसको पीटते हैं, उसी तरह हेलिना जो है वो दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की कोशिश करेगा। तो इसका लॉन्च जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ध्यान रखना है। विश्व हेम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया गया। आपको पता है कि जो है हैनीमैन के जन्म दिवस पर, इनका जन्म 10 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था और उसी समय से 10 अप्रैल को हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम है स्वास्थ्य की पहली पसंद होम्योपैथिक, स्वास्थ्य की पहली पसंद हेम्योपैथिक, आपको ध्यान रखना है। अगला है HD1, ये क्या है? क्वेश्चन सीधे पूछेगा HD1 क्या है, मार दीजिएगा सीधे जो है कि कोरोना वैक्सीन है। चल सकता है आप लोग का एग्जाम से आकर देखिएगा तो जो है क्वेश्चन जो है गलती हो गया है। तो ध्यान रखेंगे HD1 क्या है? तो ये एक आकाश गंगा है और इसकी खोज जापान के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, जापान के द्वारा किया गया है HD1 नामक आकाश गंगा की खोज। और ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित आकाश गंगा है। सर्वाधिक दूरी पर स्थित आकाश गंगा कौन है? तो यही है आपका HD1। और अगर हम बात करते हैं कि सौर मंडल में सूर्य किस आकाश गंगा का सदस्य है, तो मिल्की वे दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा का सदस्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि 2+2 वार्ता भारत किसके साथ किया? USA। ऐसे आपको पता है 2+2 वार्ता जो है भारत क्वाड देशों के साथ करते हैं और क्वाड में 4 मेंबर आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यानी कि ये चारों देश आपस में 2+2 वार्ता कर सकते हैं। लेकिन भारत जो है इसको किनारा करके रसिया के साथ 2+2 वार्ता कुछ 1-2 माह पहले किया था। काफी चर्चा में आया था कि 2+2 वार्ता क्वाड देशों के साथ होगी, लेकिन भारत इसको किनारा करके रसिया से भी 2+2 वार्ता किया था, इसलिए चर्चा में आया था। ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बार बार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो छटपटा रहे हैं कि मोदी जी को कैसे भी जो है वो रसिया यूक्रेन में शामिल करें, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि क्वाड ही तक छोड़ दीजिए, बाकी इवेंटों में आप भी जो करना है, आपको जो करना है वो कर रहे हैं और मुझे भी जो करना है वो कर ही रहे हैं। तो क्वाड में इस मैटर को नहीं लाया जाए। और इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो कूटनीति का सहारा लेकर बचने का कोशिश किया है। ध्यान रखना है। अगला है कि अभिनेता शिव सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड के जो है एक्टर थे और इनका निधन हो गया है। तो पूछ सकता है कि शिव सुब्रमण्यम का संबंध, तो अभिनेता यस बैंक के सीईओ कौन है? तो ध्यान रखिएगा राणा कपूर। ये चर्चा में आ गए हैं राणा कपूर, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले में इनसे पूछताछ चल रहा है, इसलिए आगामी जो भी परीक्षाएं वहां पूछ सकता है कि यस बैंक के सीईओ कौन है? तो राणा कपूर। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी देखें और देखने के साथ साथ आप शेयर अवश्य करते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। जब मैं पसीना बहा रहा हूं तो आप भी अवश्य बहाएं, ताकि जो है वो दोनों लोग को खुशी मिलेगा जब आप सफल होंगे। तो बिल्कुल आप जो है मेहनत करें और हमारे पसीने की ताकत को समझें और आप बेहतर करें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।